हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ओनर्स फंड के अलग अलग सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे, और वीडियो को लगातार शेयर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आज हमने पढ़ना वो है इशू ऑफ शेयर। अब इशू ऑफ शेयर है क्या, शेयर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, शेयर क्या होता है। शेयर होती है एक स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब एक ऐसी यूनिट जिसमें ओनर की जो कैपिटल है कंपनी की वो डिवाइड की जाती है। मान के चलो, सपोज किसी कंपनी का कैपिटल जो है वो 100 रुपए का है। 100 रुपए वाला काम इजी हो जाता है, और उस कंपनी ने अपने 100 रुपए की कैपिटल को 5 इक्वल शेयर में डिवाइड कर दिया। ओके, ये 5 इक्वल शेयर जो है वो कितने रुपए के हैं? 20-20 रुपए के हैं। 20-20 रुपए के हैं जी। ओके, तो ये क्या बन गया जी? कंपनी के शेयर बन गए। और शेयर एक ऐसा यूनिट है जो मेजर करता है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट इन द कंपनी। देखो, सिंपल सी बात है ना, किसी कंपनी में अगर किसी शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर होंगे तो उसका कंपनी में इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मुकेश अंबानी जी का एग्जांपल लिया, तो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस। अब रिलायंस में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग किसके पास है? मुकेश अंबानी जी के पास है। तो इनका मेजर जो इंटरेस्ट है अपनी कंपनी में है। ओके, और है क्या ये? ओनर फंड। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी कौन कमा के लेके जाते हैं? मुकेश अंबानी भी कमा के लेके जाते हैं। क्या मैं मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस के शेयर खरीद सकता हूं? यस, बिल्कुल खरीद सकता हूं। मान लो सपोज मैंने इनकी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो 10 शेयर खरीदने के बाद भाई मैं भी रिलायंस का 10 शेयर का मालिक बन गया। ऑल्दो मुकेश अंबानी जी मुझे नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जाने, कैसे जानेंगे, बट फिर भी मैं 10 शेयर का मालिक हूं। इसका मतलब रिलायंस में मेरी भी क्या हो गई है? ओनरशिप हो गई है। उसी तरह मान लो अगर पप्पू के जो मोमो स्टॉल है, अच्छा खासा काम करके उसने भी अपने पैसे जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री में लगा दिए, उसके शेयर खरीद लिए, तो पप्पू भी उसका ओनर बन जाएगा, चाहे जितने मर्जी फ्रैक्शन का बने, चाहे 0.00001% का वो ओनर बने। तो दिस इज व्हाट शेयर इज। समझे यहां तक? अब अगर शेयर की क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का क्या मतलब है? देखो, इक्विटी शेयर जो होते हैं ना वो मेन टाइप होते हैं शेयर के, जो कि कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ओनर लोग होते हैं उनके पास इक्विटी शेयर होते हैं, और जो इक्विटी शेयर के होल्डर्स होते हैं उनको ओनर्स और शेयर होल्डर कहा जाता है। और इनको क्या मिलते हैं? डिविडेंड मिलते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा। कंपनी जब लगातार काम करती है तो कंपनी काम करने में प्रॉफिट कमाती है। अब प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया जाता है उनके शेयर होल्डर्स को। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं इनको जो डिविडेंड है वो कब मिलता है? प्रेफरेंस शेयर्स और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे करने के बाद मिलता है। मतलब एंड में जो बचा कुचा इनकम होता है वो किसको मिल जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। और हाँ, ये मत समझो कि बचा कुचा इनकम इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा तो इनको पैसा कम मिलता है। नहीं, इनको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है। तभी जो इक्विटी शेयर के ओनर्स होते हैं ना कंपनी के, ये बहुत ज्यादा अमीर होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है। बट द थिंग इज, क्योंकि ये मेन ओनर्स होते हैं तो ओनर्स को ना सबका हिसाब किताब करने के बाद, सबके पैसे देने के बाद जो बचा कुचा पैसा है वो अपने पास रखना होता है। इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। इनका कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। मैंने वही बात बताई ना, अगर मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया लेट से 100 रुपए का, ओके, 100 रुपए में से मान लो जो क्रेडिटर्स थे उनको 20 रुपए देने थे, और मान लो जो प्रेफरेंस शेयर वाले थे, प्रेफरेंस शेयर बताऊंगा क्या होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको भी मान लो इन्होंने सपोज 30 रुपए देने थे। तो जो बचा कुचा होगा 50 रुपए का वो किसका हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाएगा। राइट? अब हुआ क्या, अगले ही साल कंपनी ने और ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। अब ये प्रॉफिट हो गया मान लो सपोज 200 का। अब जो क्रेडिटर्स थे इनको तो वही देना है 20, जिन्होंने उधारी में पैसा दिया हुआ है, फिक्स देना है इनको। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज के बेसिस पे देखें तो मान लो इनके हो गए 60 रुपए हो गए। ओके, क्योंकि इनका परसेंटेज के बेसिस पे होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर वालों को 30% देना है, तो 100 का 30% कितना होगा? 30 हो गया। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा भाई? वो 60% हो जाएगा। इनको फिक्स देना है।
क्रेडिटर के केस में जो है वो उनको फिक्स ही मिलेगा जितना पैसा उन्होंने दिया उसके अगेंस्ट। और फाइनली अब इक्विटी शेयर वालों को कितना मिला, 120 मिला। समझे इस बात को? अब अगर मान लो यही प्रॉफिट कम हो जाए, मान लो 50 रुपए का प्रॉफिट रह जाए, तो उस केस में भाई क्रेडिटर को तो 20 मिलने ही मिलने हैं। अब इक्विटी वाले के पास क्या बचा? अब प्रेफरेंस वाले को देखना पड़ेगा, मतलब 50, जो 30% है वो 50 का करेंगे, कितना, 15 रुपए प्रेफरेंस वाले को दो, तो बाकी जो कितने बचे, 15 बचे, वो किसको मिलेंगे? इक्विटी वाले को मिलेंगे। तो इस तरह से इनकी कहानी चलती है, राइट। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो भी कंपनी के डिसीजंस होते हैं यही लोग लेते हैं, और इनको परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। कोई एज सच लायबिलिटी नहीं होती कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी में, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो वो भाग जाएंगे वहां से पैसा लेके, नहीं, वो परमानेंट रहेंगे ही रहेंगे। नाउ कैटेगरीज क्या है? इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। अब इक्वल राइट कैसे होते हैं? इक्वल राइट दो तरह के होते हैं, विद रेफरेंस टू डिविडेंड एंड विद रेफरेंस टू वोटिंग राइट। तो मान लो सपोज सबको 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो भाई सबको 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। सबको सिंगल वोट का राइट है तो सभी को एक वोट का राइट है। नाउ इक्वल शेयर्स विद इक्वल राइट्स, फाइन। सेकेंड आता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। अब डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि यार किसी को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना, किसी को अगर डिविडेंड कम मिलेगा तो उनको वोटिंग राइट मिल रहा है। इस तरह से अगर मान लो सपोज कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कंपनी कहती है 10 रुपए का डिविडेंड है, और कुछ हमारे पास इक्विटी शेयर के होल्डर है जिनके पास डिफरेंशियल राइट्स है, कंपनी कहती है आपको 15 रुपए का डिविडेंड दे देंगे, मिल गया जी 15 रुपए का डिविडेंड, पर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, किसी ना किसी जगह पे तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा ना, ये तो है नहीं हर थाली का लड्डू आप उठा लोगे, वो चीज तो नहीं होगी ना। तो ये हमारा बेसिक्स है इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स के फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी रिस्क बेयरर। देखो सिंपल है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो यार इनको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर कंपनी को लॉस हुआ तो लॉस भी कौन ज्यादा बेयर करेंगे? ये इक्विटी शेयर होल्डर वाले ही बेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे पहले पेमेंट किसको करनी है? क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर को, और उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी वाले को पैसा मिलेगा। सो अगर कंपनी लॉस सफर करती है तो दे हैव टू बियर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस, क्योंकि इनको पेमेंट मिलने से पहले क्रेडिटर्स और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। नाउ क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, ये देखो 100 रुपया था, 100 में से 20 दे दिए क्रेडिटर को और 30 दे दिए प्रेफरेंस शेयर को, और जो बचा कुचा पैसा है 50 रुपए किसको मिल गया? इक्विटी को। 200 वाला केस में क्या था? 20 दे दिए क्रेडिटर्स को, 60 दे दिए प्रेफरेंस शेयर वालों को, और इक्विटी शेयर को कितना मिला? 120। जो भी रेजिडुअल इनकम होगा, मतलब जो भी लेफ्ट ओवर इनकम होगा कंपनी का, वो सारा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। बट द थिंग इज, एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, उनको पेमेंट तभी मिलेगा जब वो सारे क्लेम्स किसी भी क्रेडिटर के, आउटसाइडर के और प्रेफरेंस शेयर वालों के पूरे कर देंगे। मतलब अपने सारे खर्चे करने के बाद जो भी हमारे पास बाद में पैसा बचेगा वो पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर वालों को। बेसिस फॉर लोन्स, देखो जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होगा ना किसी कंपनी का, तो उतना ज्यादा कंपनी का रेपुटेशन होता है। अब मेरे को बताओ, क्या रिलायंस का रेपुटेशन है? हाँ जी बिल्कुल है। टाटा का रेपुटेशन है? बिल्कुल है। अडानी का रेपुटेशन है? बिल्कुल है। महिंद्रा का रेपुटेशन है? बिल्कुल है। अब इतनी सारी कंपनीज हैं, इनके इतने अच्छे रेपुटेशंस बने हुए हैं, तो इनके रेपुटेशन की वजह से कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है तो इन कंपनीज को आसानी से किसी भी थर्ड पार्टी से लोन मिल जाता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हो, उनसे इनको लोन मिल सकता है, और इनका शेयर कैपिटल और ज्यादा क्या हो सकता है? इंक्रीज हो सकता है। बिकॉज एट द एंड उधार देने वाले बंदे के दिमाग में कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये जो पार्टी है ना अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल कंपनी का जो है ना वो किसके पास होता है? वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। इनके पास कंपनीज की सारी एक्टिविटीज का कंट्रोल रहेगा, इनके पास वोटिंग राइट्स है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो भी इनका सिलेक्शन होगा वो इनके थ्रू होगा, जो कि कंट्रोल करते हैं, और कंपनी के अफेयर्स जो भी होते हैं वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। बट एट द एंड पावर किसके पास होते हैं? शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। और वो कौन से शेयर होल्डर्स होते हैं? इक्विटी वाले। हायर प्रॉफिट, वही बात है, वही एग्जांपल ध्यान में रखो, पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा क्यों होगा? क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनको तो फिक्स्ड अमाउंट में पैसा मिलना है, ठीक है।
पर इक्विटी वाले को जो बचा कुचा पैसा है वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो देयर अर्निंग्स आर नॉट फिक्स्ड लाइक अर्निंग ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इनको मिलने ज्यादा पैसे। नाउ प्रीएम्प्टिव राइट, प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या था, ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो अगर मान लो सपोज एक कंपनी है वो नए शेयर्स इशू करती है, ओके, अब नए शेयर इशू करने में सबसे पहले कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछेगी कि यार आप लोगों ने शेयर तो नहीं खरीदने, ओके। मान लो कंपनी के शेयर, दो शेयर होल्डर हैं, एक ए है और एक बी है, कंपनी नए शेयर इशू करती है, तो कंपनी सबसे पहले ए और बी को पूछेगी कि यार तुम लोगों ने तो नहीं ये शेयर खरीदने। अगर ए और बी मना करेंगे कि यार हमने शेयर नहीं खरीदने, देन कंपनी क्या करेगी, बाहर वाले बंदों को ये शेयर इशू करेगी। तो ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के थ्रू चलता है सारा। सो इफ दे रिफ्यूज टू बाय देन न्यू इशू, देन ओनली कंपनी शैल ऑफर दीज टू द जनरल पब्लिक। तो वो सारी कहानी जो हमने इसमें देखी। साथ के साथ एक और है, ये परमानेंट कैपिटल होता है। परमानेंट कैपिटल क्यों, बिकॉज इसमें कोई भी लायबिलिटी राइज नहीं होती, ये रहेंगे ही रहेंगे, अगर लॉस है तब भी रहेंगे, अगर प्रॉफिट है तब भी ये हमारे पास कंपनी में रहेंगे। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस आता है, देखो दो बेसिक डिफरेंस होते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में। सबसे पहले पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इनको जो डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस शेयर वालों को, ये मिलता है बिफोर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, ओके, एंड देन द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। कंपनी का अगर बेड़ा गर्क हो गया, कंपनी डूब गई, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे तो जो पहले पैसे हैं वो रिकवर किसको होंगे, प्रेफरेंस शेयर वालों को रिकवर होंगे, और बाद में इक्विटी शेयर वालों को दिए जाएंगे। प्रॉफिट भी इक्विटी शेयर वालों को बाद में दिया जाता है, और अगर कंपनी डूब गई, बेड़ा बैठ गया कंपनी का, तो वो पैसा भी जो है इक्विटी वालों को बाद में, प्रेफरेंस वालों को, नाम से ही क्लियर है प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पर हाँ एक चीज ध्यान में रखो, इनका जो डिविडेंड होता है ना वो फिक्स्ड होता है। कैसे फिक्स्ड होता है, इनके केस में लिखा होता है दैट 10% प्रेफरेंस शेयर, 30% प्रेफरेंस शेयर। 30% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10% ही डिविडेंड मिलेगा प्रॉफिट का। 30% का मतलब क्या है, 30% ही डिविडेंड मिलेगा जो प्रॉफिट हुआ है उसका। तो ये पॉइंट जो ध्यान में रखो। तभी हमने जो क्या किया था, 100 में कितना परसेंट दिया था, 30%, कितना बना था 30 रुपए। 200 में कितना, 30%, कितना बना 60 रुपए। 50 में कितना, 30%, कितना बना 15। जितना जितना प्रॉफिट होता रहेगा उस हिसाब से होता रहेगा, बट है तो फिक्स ना, परसेंटेज तो फिक्स्ड है ना, राइट। अब अगर हम इसके फीचर्स पढ़े तो फीचर्स क्या है, सबसे पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें जो डिविडेंड है वो फिक्स रेट मिलता है, जो मैंने आपको बता दिया। इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता, फिक्स रेट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रेट होता है, और उनको पेमेंट जो है वो इक्विटी वालों से पहले मिलती है। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी कोई भी सिक्योरिटी ऑफर नहीं करता प्रेफरेंस शेयर के केस में, कि अगर मान लो सपोज किसी बंदे ने प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया और कंपनी का नुकसान हो गया, तो भाई उसका पैसा मरेगा। ओके, हाँ ये अलग बात है, अगर कंपनी के पास लिक्विडेशन के टाइम पे, मतलब कंपनी के बंद होने के टाइम पे कुछ पैसा पड़ा है, तो प्रायोरिटी इनको दी जाएगी कि पहले इनका सेटलमेंट जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि ये ओनर फंड का ही जो है वो पार्ट होता है। वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलते। अगर जनरली देखा जाए तो वोटिंग राइट नहीं मिलते, पर हाँ प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट तब मिल सकते हैं कि अगर इनको 2 या 3 साल से डिविडेंड जो है वो नहीं मिला। अगर 2-3 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा, मतलब प्रॉफिट का हिस्सेदारी नहीं मिल रहा, तो भाई इनको वोटिंग राइट जो है वो मिल सकते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी, ये हाइब्रिड सिक्योरिटी की तरह पे काम करता है, मतलब इसमें फीचर्स होते हैं इक्विटी शेयर का भी और डिबेंचर्स का भी। इक्विटी शेयर का कैसे, कि जितना प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ता रहेगा इनका शेयर, परसेंटेज फिक्स्ड है, चाहे परसेंटेज विल रिमेन फिक्स्ड, बट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली अगर हम परसेंटेज को मेजर करके देखें, जो कि हमने पहले एग्जांपल में किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली तो इनका जो है वो बन जाएगा ना प्रॉफिट ज्यादा। और डिवेंचर कैसे, इनका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 10% हो गया या फिर 20% हो गया या 30% हो गया, डिपेंड करता है यार कितना कंपनी देती है। नाउ हेल्प टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। यूजुअली बताओ क्या होता है, जब आपको फिक्स्ड पैसा मिलता है और आपको एक चीज पता है सिक्योरिटी थोड़ी सी इक्विटी शेयर से ज्यादा है, क्योंकि इक्विटी शेयर में रिस्क ज्यादा है, तो लोग जो है ना कॉशियस इन्वेस्टर, ज्यादा जनता रिस्क नहीं ले सकती,
ज्यादा बंदे रिस्क लेते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द बंदे क्या सोचते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। ओके, वो कोई भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको अपने कंफर्ट जोन में ही रहना है। अगर इजी पैसा मिल रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छा, रिस्क नहीं लेना। तो तभी तो एंटरप्रेन्योर्स कम है, वर्कर्स जो है वो ज्यादा है। तो वो अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को, क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और कॉशियस इन्वेस्टर जो है एंड इवन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार यही ले ले। नो फिक्स लायबिलिटी। डिविडेंड सिर्फ तभी पे किया जाएगा जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी। अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, जैसे अगर हम लोन या बोरो करते हैं, कंपनी अगर लोन या बोरो करती है, किसी से लोन लेती है या किसी से फंडिंग बोरो करती है, तो उनको ब्याज पे करना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेज। कंपनी ने मान लो 1000 करोड़ का लॉस लिया, पर कंपनी ने बैंक से उधार लिया होता, तो कंपनी को बैंक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डजंट इवन मैटर उसको जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड मिले या ना मिले। तो फिक्स लायबिलिटी ऐसी सच कुछ नहीं है। एग्जाम्पल समझते हैं पप्पू से ही, जो पप्पू ने मोमो लिमिटेड स्टार्ट किया था, जो उसकी ड्रीम कंपनी थी, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। तो पैसा रेज करने के लिए भी 2 लोग के पास गया। पहला तो उसका फ्रेंड बंटी और दूसरे उसके मदर। बंटी ने खरीदे इक्विटी शेयर। बंटी क्यों इक्विटी शेयर खरीदता है? बिकॉज उसको चाहिए था प्रॉफिट और वोटिंग राइट। मदर ने खरीदे प्रेफरेंस शेयर। मदर कहते हैं मेरे को सिर्फ फिक्स रिटर्न चाहिए बेटा, पॉलिटिक्स तुम करो। पप्पू को हर साल प्रॉफिट हो रहा है, तो मदर को फिक्स 10,000 रुपए मिल रहे हैं, उसने 10,000 का फिक्सेशन कर दिया, वैसे परसेंटेज वाइज होता है। देन वट एवर वॉज लेफ्ट, जो भी बचेगा वो बंटी और जितने भी और इक्विटी शेयर होल्डर होंगे उन सबको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर कंपनी शटडाउन होती है, मरती है, कंपनी खत्म होती है, ना हो भगवान की कृपा से, तो मम्मी को पहले पैसे मिलेंगे और बंटी और बाकी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे बाद में मिलेंगे। तो ये सारा सिस्टम है प्रेफरेंस शेयर्स का। नाउ डिफरेंस देखते हैं। फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू जो होता है जनरली हाई होता है, जनरली लो होता है, वेयर एज इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनका जो होता है जनरली हाई होता है। अब ऐसा भी क्यों? क्योंकि देखो प्रेफरेंस शेयर में ना आपको सिक्योरिटी ज्यादा होती है, और जिस चीज में आपको सिक्योरिटी ज्यादा मिलेगी वो एट द एंड ऑफ द डे महंगे रेट पे मिलेगा। ये मार्केट का सिंपल दस्तूर होता है। और जिस चीज में सिक्योरिटी कम होगी वो सस्ते में मिल जाएगा। डिविडेंड, इनको डिविडेंड तब मिलेगा जब सारा खर्चा सभी के डिविडेंड वगैरह पे कर दिए, मतलब प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करने के बाद एंड में इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो मिलना है बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट, यस इनके पास वोटिंग राइट है। इनके पास वोटिंग राइट जनरली नहीं होता। कब मिलता है वोटिंग राइट इनको? अगर इनको 2 या 2 से ज्यादा साल से डिविडेंड नहीं मिला हुआ। अट्रैक्शन, बोल्ड और जो ना एडवेंचरस इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको एडवेंचर पसंद है, यार आज कुछ तूफानी करते हैं, वही जो स्कैम 1992 रिस्क है तो इश्क है वाले जैसे इन्वेस्टर, वो इक्विटी शेयर वालों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जो होते हैं वो कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, जो डरे इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको पहले कह दिया जाता है कि यार मार्केट तो जुआ है, मार्केट में क्या पैसा लगाना है। वैसे रिस्क क्या है, ये प्राइमरी रिस्क बेरर होते हैं और इनमें भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, बट एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर कम रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिफंड ऑफ कैपिटल, अगर वाइंडिंग अप होती है, कंपनी डूबती है, कंपनी खड्डे में चली जाती है, तो इनको पैसा तभी मिलेगा, रिफंडिंग तभी मिलेगी, और उतनी की रिफंडिंग मिलेगी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पैसा पे कर दिया उसके बाद, मतलब एट द एंड। और वाइंडिंग अप पे टाइम पे प्रेफरेंस शेयर, नाम से क्लियर है, प्रेफरेंस, तो इनको प्रेफरेंस मिलेगा इक्विटी शेयर वालों से, और इनको जो पहला पैसा है उनका रिफंड किया जाएगा। रिडम्पशन, ये रिडीम नहीं किए जाते, पे बैक नहीं किए जाते, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि यार मेरे इक्विटी शेयर रख के मेरे को पैसा दे दो, इक्विटी शेयर को डाइल्यूट कर दो, नहीं हो सकता, ये परमानेंट कैपिटल होती है। वेयर एज ये रिडीम किए जा सकते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। अलग अलग टाइप्स के होते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको रिडीम किया जा सकता है। जैसे मान लो सपोज किसी कंपनी ने शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए कि ये 5 साल के लिए शेयर है, 5 साल के बाद अपना शेयर देके आप अपना पैसा जो है वो रिडीम करा सकते हो, शेयर का वैल्यू जितना भी हुआ। ओके, ये ऑप्शन होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। लास्ट सोर्स जो हमारा वो है रिटेन्ड अर्निंग। नाम से क्लियर है, रिटेन की हुई अर्निंग, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमने सारा कुछ देने के बाद बचा लिया कंपनी में। मान लो कंपनी ने 100 रुपया प्रॉफिट कमाया, सारे खर्चे करने के बाद, मतलब 80 रुपए का खर्चे हुए, कंपनी कहती 20 रुपए हमने रख लिए अपने पास, तो इट रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। तो सारे खर्चे करने के बाद, सभी को डिविडेंड देने के बाद जो 20 रुपए बचे वो कंपनी की क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग होगी।
कंपनी रिटेन्ड अर्निंग क्यों रखती है? बिकॉज देखो यार, अगर मान लो कंपनी अपने पास कुछ सिक्योरिटी पैसा नहीं रखेगी, इनकेस कंपनी को कहीं से पैसा ना मिला, इनकेस ऐसा एक सिचुएशन आ गया जब डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, दिक्कत हो रही है, डिमांड नहीं है, तो उनके पास कुछ ना कुछ पैसा तो होना चाहिए। तो उस टाइम पे एक्सपेंशन और ग्रोथ करने के लिए ये पैसा यूज किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि ये इंटरनली जनरेट किया हुआ है, कंपनी ने काम कर करके इस पैसे को जनरेट किया है, खून पसीने की कमाई है कंपनी की। एंड दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इज नोन एज सेल्फ फाइनेंसिंग, मतलब किसी से नहीं लेना देना पैसा, पब्लिक से भी नहीं जनरेट करना पैसा, खुद ही अपना पैसा जो है वो यूज करो। तो इस तरह से फीचर्स की बात करें, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ये कंपनी को एडवर्सिटी के टाइम पे जो है वो क्वेश्चन प्रोवाइड करती है। अगर कहीं से भी फंडिंग अराइज ना हुई, शेयर नहीं इशू हुए, लोगों ने खरीदे नहीं, लोन नहीं मिला, ये दोनों नहीं हुए, तो यार हमारे पास तो पड़ा है ना, रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है, तो रिटेन्ड अर्निंग पड़ी है तो भाई बच गए ना। फंड्स फॉर न्यू एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। देखो, न्यू और इनोवेटिव प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी के लिए ना रिस्की वेंचर होता है। क्या पता प्रोजेक्ट चले, क्या पता प्रोजेक्ट फेल हो जाए, क्या पता नई टेक्नोलॉजी के लिए हम कर रहे हैं वर्क, उसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिट ना हो। तो जब रिस्की चीज होती है तो अपना पैसा लगाना ज्यादा बेटर होता है। तो ये क्योंकि कॉमन फंड्स होते हैं और नए और इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए ये फंड्स जो है वो काम के रहते हैं। जनरली जो भी रिसर्च वर्क करना है, एक्सपेंशन करनी है, थोड़े से रिस्की वर्क करने हैं, तो उसके लिए हम ये पैसा यूज करते हैं। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, शॉर्ट टर्म तो होता नहीं, कंपनी का खुद का पैसा है, खुद के काम के लिए यूज कर रही है, तो कंपनी खुद का पैसा खुद के काम के लिए जब तक मर्जी यूज कर सकती है। सो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पर्पस फुलफिल कर देती है। नाउ कन्वर्जन इनटू ओनरशिप फंड। देखो अब इसमें क्या है, जो भी सरप्लस है रिटेन्ड अर्निंग्स का, वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द वे ऑफ बोनस शेयर्स। और बोनस शेयर्स से क्या होता है, किसी भी तरह का आउटफ्लो नहीं होता कैश का, इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो भी बेनिफिट हो जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के नए शेयर भी क्या हो जाते हैं, इशू हो जाते हैं। लॉजिकली समझाता हूं, मान लो मैं एक कंपनी का इन्वेस्टर हूं, ओके, तो मैं कंपनी का इन्वेस्टर हूं, फाइन, मेरे पास मान लो कंपनी के 100 शेयर है, किसी भी कंपनी के, लेट्स से वो कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के मेरे पास 100 शेयर है, तो 100 शेयर के ऊपर ये मेरे को डिविडेंड दे रहे हैं। अब कंपनी कई बार क्या कहती है, कंपनी कहती है यार चल डिविडेंड नहीं देते, जो भी डिविडेंड का पैसा है वो हम क्या करते हैं, हम शेयर्स में जो कन्वर्ट कर देते हैं। और मेरे को वो क्या कहेंगे कि 1:2 दे देते हैं, 1:2, मतलब हर 2 शेयर पे एक बोनस शेयर दे देते हैं। अब एक बोनस शेयर मिलने का क्या मतलब है, हर 2 शेयर पे मेरे को 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो मेरे पास बिना पैसा खर्चे कितने शेयर्स आ गए, 150 शेयर आ गए। हाँ, मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर मेरे को कंपनी की तरफ से शेयर मिल गए। अब मेरी कंपनी में जो शेयर्स है वो कितने हो गए, 100 से बढ़ के 150 हो गए। तो इस तरह से कंपनी जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खुश रख सकती है, और इनका जो पैसा है वो भी बाहर नहीं जाता, कंपनी के बीच में रह जाता है। मेरे को क्या लगा, मेरे को तो यार बड़ा बड़ा वेल्थ बढ़ गया, शेयर मिल गए मेरे को, कंपनी को क्या है, कंपनी का पैसा नहीं गया, कंपनी का भी फायदा, मेरा भी फायदा। मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स। कहते हैं ना अपने जब जेब में पैसा पड़ा हो तो यार किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती, कंपनी के सिनेरियो में भी यही है। कंपनी कहती है मेरा सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स से भी ज्यादा, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए मेरे को डिपेंडेंट होना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स वालों पे, जो इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंसेस है, मार्केट की कंडीशन है, मार्केट अगर फेवरेबल है तो मेरे पास भर भर के पैसा आएगा। मार्केट में एक बार भी खबर आ गई ना कंपनी की, किसी भी कंपनी की, कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, भाई साहब कंपनियों की कंपनियां डूब जाती है। अडानी के केस में देखा था, अडानी तो चलो रिकवर कर गई, हिंडनबर्ग ने कंप्लेंट कर दी कि अडानी की जो कंपनी है वो माल प्रैक्टिसेस कर रही है। इतना बुरी तरह से शेयर्स गिरे अडानी की कंपनी के उस टाइम पे कि मतलब कंप्लीटली कंपनी की रेपुटेशन जो थी वो खत्म करने वाली बात थी, बट एट द एंड वो ठीक निकले। नो इंटरफेरेंस, इनके केस में कोई भी किसी भी तरह की इंटरफेरेंस जो वो नहीं होती, क्योंकि देखो अब रिटेन्ड अर्निंग है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि शेयर्स ही नहीं इशू किए तो शेयर होल्डर कम होंगे, शेयर होल्डर कम होंगे तो कंट्रोल भी कम होगा, उन्हीं बंदों के पास कंट्रोल रहेगा, तो डाइल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी कंट्रोल की। तो जिस वजह से ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ये नो इंटरफेरेंस को प्रमोट करती है ज्यादा, क्योंकि कंपनी वही एग्जिस्टिंग पैसे वो यूज कर रही है, किसी और से फंडिंग जो है नहीं ले रही।
अगर और से फंडिंग लेगी वो भी कहेगा ना यार मेरे से फंडिंग लिया तो मैं क्यों ना यहाँ पे दखल अंदाजी करूँ, वो चीज है। तो ये थे हमारे ओनर्स फंड के सोर्सेज। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बाय बाय फॉर नाउ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।